अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, जैसे हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और उसके हमने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जब प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, तो तब कुछ साइंटिस्ट के माइंड में आया कि क्योंकि हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी कोई मास होता है, उसका वेट होता है। सिमिलरली वेट और मास में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम यहाँ पर मास की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का भी कोई मास होता है, प्रोटॉन का भी कोई मास होता है। उसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का सपोज़ कोई मास है, हम उसे कहते हैं कि वो 1 है, उसका 1 ग्राम लगा लें आप, ठीक है जी। सपोज़ कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1 ग्राम है, और प्रोटॉन का हमने लास्ट उसकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा था कि प्रोटॉन का मास जो है वो 1840 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम जो है वो ज़्यादा है। सपोज़ अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम है तो 1840 टाइम को हम कैसे इसको जो है वो लिखेंगे? 40 टाइम ज़्यादा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। तो इससे हमें पता चला कि प्रोटॉन का मास कितना है? 1840 ग्राम, ठीक है जी। ये इससे हमें पता चला कि प्रोटॉन का मास ये हुआ। अब जब ये दोनों चीज़ें पाई गई किसी एटम के अंदर, सपोज़ हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है जी, ये न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, और ये बाहर शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस एटम के वेट की, जब इस एटम का वेट किया गया तो ऑफ कोर्स इस एटम का वेट इतना ही होना चाहिए था जितना कि इस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का मास है और इसका जो है प्रोटॉन का मास है। इनको टोटल सम अप करके जो भी इसका मास होता तो इतना होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि जब इसका मास किया गया तो वो मास जो है वो एटॉमिक मास बराबर आया आलमोस्ट 1840 ग्राम प्लस 1840 ग्राम, आलमोस्ट ये बन जाता है 08 16 और 2 3, ये आलमोस्ट बन जाता है 3680 ग्राम बन जाएगा, ठीक है जी। तो इतना वेट उनको देखने में आया। सपोज़ कर रहे हैं हम कि अगर इतना होगा तो फिर एटॉमिक मास जो है वो इनका सम अप होना चाहिए था, लेकिन देखने में कितना आया, एक्चुअली कितना आया वो इतना। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो इतना ज़्यादा मास आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं हो रहा। एटॉमिक मास अगर हम काउंट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं काउंट हो रहा, बल्कि कोई किसी और चीज़ का मास जो है वो काउंट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास काउंट होता तो वो 1840 प्लस 1 ग्राम कितना बन जाना था? 1841 ग्राम, ठीक है जी। तो इतना होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल कितना निकला? वो ये डबल निकला, प्रोटॉन से डबल। फॉर एग्जांपल जिसमें फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसका मास बढ़ा रही है, एटॉमिक मास को बढ़ा रही है। वो अब कैसे बढ़ा, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। फिर 1920 में जो है रदरफोर्ड ने कहा कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिसको उसने न्यूट्रल पार्टिकल कहा गया। न्यूट्रल पार्टिकल इसलिए कहा क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, नेगेटिव पार्टिकल भी पहले से डिस्कवर हो चुका था। तो अब अगर किसी और पार्टिकल ने डिस्कवर होना होता तो उसी दौरान होता। तो इसलिए उसने कहा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स तो ऑलरेडी हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर कर दिए हैं, लेकिन अब कोई ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जो ना तो पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ना तो नेगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो इसलिए उसने कहा कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि पाया जाता है एटम के अंदर। और
फिर उसने साथ साथ कहा कि उसका मैस जो है वो इक्वल टू प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, मींस के उसका मैस जो है वो प्रोटॉन के बराबर है जो उस एटम के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उसका जो जब एटॉमिक मैस किया गया, एटॉमिक मैस में ये हमारे पास वेट आया 3680 ग्राम, ठीक है जी। उस वजह से फिर उसने कहा कि उसका मैस भी जो है वो डबल आ रहा है, एटॉमिक मैस जो है वो डबल आ रहा है, जिसकी वजह से एक जो है वो प्रोटॉन का मैस आ गया, एक न्यूट्रॉन का मैस है, वो दूसरे पार्टिकल का जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, जिसको उन्होंने न्यूट्रल पार्टिकल कहा था, ठीक है जी। ये अभी हम देखेंगे किस तरह ये फिर डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट फिर इस तरह ये इसके बारे में बातें चलती गई कि कैसे ये कोई चीज़ पाई जाती है, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, फिर आखिरकार एक जो है 1932 में चैडविक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। उसने कैसे डिस्कवर किया ये हम एक्सपेरिमेंट अब देखते हैं। उसने उसके बारे में हम पॉइंट देखते हैं। ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम, अल्फ़ा पार्टिकल कौन से थे, हीलियम उसने यूज़ किया, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मैस कितना है 4, ठीक है जी। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, नेक्स्ट हम चैप्टर में जाकर पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर नीचे वाली साइड पे लिखे जाते हैं और एटॉमिक मैस ऊपर वाली साइड पे लिखे जाते हैं, ठीक है जी। तो एटॉमिक मैस हमें कैसे पता चला इसका 4 है, क्योंकि इसका अगर 2 प्रोटॉन हैं तो और 2 ही इसके न्यूट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से 2 + 2 4 हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह ये इसका जो है ये एटॉमिक मैस निकला। अब हम बात करते हैं कि उसने क्या किया, बम्बार्डेड का मतलब होता है फेंकना, प्रेशर के साथ किसी चीज़ की तरफ बम्बारमेंट करना, जिसे कहते हैं धमाका करना, चीज़ें फेंकना। ऑन ब्रिलियम टारगेट, ब्रिलियम ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है जी। बेरिलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मैस 9 है। ये अब इसमें आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 4 आया, डबल करके इसका 8 आना चाहिए था, 9 क्यों आया। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, मींस आइसोटोप्स में के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं, मींस एक एटम सपोज अगर उसका न्यूट्रॉन जो है वो 4 थे, दूसरा एटम ऐसा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो वेरी करेंगे, फॉर एग्जांपल उसमें 5 आ गए, ठीक है जी। इस तरह जो है वो न्यूट्रॉन की वजह से वेरी करने डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं एक ही एलिमेंट के, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। वो आगे जाके हम उसको इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब क्या किया उसने, अल्फ़ा पार्टिकल जो हीलियम को, जिसको उसने अल्फ़ा पार्टिकल कहा था, उसकी बम्बार्डमेंट की, उसको फेंका किसके ऊपर, बेरिलियम पार्टिकल के ऊपर, बेरिलियम एलिमेंट के पार्टिकल्स के ऊपर, जिसका जो है वो एटॉमिक मैस और 9 था और एटॉमिक नंबर 4 था। उसके बाद फिर जब इसने बम्बार्डमेंट की तो इसके रिज़ल्ट में उसने देखा कि कुछ ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि पेनिट्रेटिंग हैं। पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो पेनिट्रेट कर जाती हैं, गुजर जाती हैं किसी चीज़ में से। सपोज़ अगर आप ये सामने पेज रखते हैं तो वो इसमें से पेनिट्रेट कर जाएंगी, पेनिट्रेट का मतलब है गुजर जाना, ठीक है जी। ऐसे उसने रेडिएशंस देखी जो कि पेनिट्रेट कर गई, ठीक है जी। वो पेनिट्रेट रेडिएशंस जो थी वो किसी पार्टिकल की वजह से बनी थी, वो पार्टिकल जो हैं वो हम उसके बारे में देखते हैं। अब देखें क्या हुआ कि जब हीलियम की बम्बार्डमेंट की गई बेरिलियम के ऊपर, उसमें से एक न्यूट्रॉन निकल गया, सिर्फ एक न्यूट्रॉन निकला, बाकी कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। अब इनके टोटल न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 9 इसके और 4 इसके, कितने हो गए 13, ठीक है। तो जब एक न्यूट्रॉन निकल गया इसमें से तो पीछे कितने रह गए हमारे पास 12, ठीक है जी। अब सिर्फ न्यूट्रॉन इसमें से निकला था, बाकी कुछ भी नहीं निकला, तो कितने यहाँ पर हमारे पास ये है एटॉमिक प्रोटॉन नंबर, ठीक है, प्रोटॉन नहीं निकले उसमें से। अब ये है 4 + 2 तो कितने आ गए 6। अब उसने देखा कि ये कोई और नया एलिमेंट बन गया है, वो कौन सा था, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 था और एटॉमिक मैस 12 था।
तो उसने देखा कि ये नया एलिमेंट बन गया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई हैं जो कि पेनिट्रेटिंग है, जो किसी चीज़ को अगर आप उस रेडिएशन को सामने रखते हैं, किसी चीज़ को उस रेडिएशन के सामने रखते हैं तो वो उसमें से पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसमें से गुजर जाती हैं, उसमें जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ऐसी रेडिएशंस को उसने जो है वो नेम दिया, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ये नीचे इक्वेशन लिखी गई है। अब इसकी जैसे कि हमने कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सिमिलरली हमारे पास जो है उसके बाद हमने प्रोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि उनकी भी कुछ खसूसियत होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, वो ऑपोजिट होती हैं डायरेक्शन में कैथोड रेज के। ठीक है, सिमिलरली इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये है कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दैट इज़ दे आर न्यूट्रल। ठीक है जी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये हमें कैसे पता चला? सिमिलरली हमने इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन रेडिएशंस को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा तो ये किसी की तरफ ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ना ही ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, जिससे हमें पता चला कि ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल हैं। ठीक है जी, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। हाईली पेनिट्रेटिंग मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो किसी अगर कोई हार्ड चीज़ भी आपने सामने रखी है तो उसमें भी ये पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करने वाले ये पार्टिकल्स थे, ये रेडिएशन थी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है मास ऑफ दीज पार्टिकल्स नियरली इक्वल टू दी मास ऑफ प्रोटॉन। कि इन पार्टिकल्स का जो मैस था वो तकरीबन बराबर था किसके? प्रोटॉन के। ठीक है, ये हमने लास्ट इसकी बात भी की। इस तरह उनको पता चला कि जो एटॉमिक मैस है किसी भी एटम का, जो मैस है वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर। इसलिए उसने कहा कि ये जो इसका इसका जो न्यूट्रॉन का मैस है वो तकरीबन बराबर है उसके प्रोटॉन के मैस के। ठीक है जी, ये तो हमारी थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बच्चे लेक्चर था हमारा, इसके बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।